नमस्ते। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। बात बीजा पाकिस्तान और लड़ाई की है तो देखा जाए तो सिंधु जल समझौता की क्या कंडीशन है। पानी छोड़ा गया फिर बंद कर दिया गया, कितने लोग पानी के लिए परेशान हैं। इस्लामाबाद की क्या कंडीशन है ये भी हम आपको बताएंगे, और इस्लामाबाद में इस समय क्या चल रहा है। मुनीर आखिर अपने बच्चों को किस तरीके से विदेश भगाता है, और ये कहा जाता है कि मुनीर खुद भाग गया, लेकिन मुनीर क्या बंकर में छुपा हुआ है। इस कहानी का भी हम आपको पूरा विश्लेषण दिखाएंगे अपने स्थानीय रिपोर्टरों के जरिए। हम आपको जम्मू कश्मीर से लेकर एलओसी तक की एक एक लाइन ऑफ कंट्रोल जितना है वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ पे परिवार बंकरों को सैनिकों के लिए कैसे साफ सफाई कर रहा है, इसकी भी कहानी हम आपको बताएंगे। उसके बाद पीएम मोदी के जरिए क्या बैठक होती है और इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है, और निर्णय कितना खतरनाक होता है। सेना को कितनी छूट दी गई है कि आपको जो करना हो करिए। लॉन्चिंग पैड छोड़कर आतंकी क्यों भाग रहे हैं और नीचे की तरफ क्यों उनका रुख बदलता जा रहा है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान में जो नेता हैं वो किस तरीके से यूपी के विपक्षी नेताओं का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बयानों का सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ की कंडीशन जो एक जाति आधार पर है, और देखा जाए तो जनगणना का जो एक रूल मॉडल जो है ऑफर किया गया है वो भी क्या है। उसके बाद मेन कंडीशन जो बनता है उसके बारे में अगर देखा है तो बहुत सारी ऐसी अंदरूनी घटनाएं भी हैं, और देखा जाए तो लोग अपना अपना श्रेय भी बहुत चीज़ों पे ले रहे हैं। जैसे राहुल गांधी आज शहीद के परिवार के घर भी गए कानपुर। वहाँ पर अगर देखें तो जो लड़का मरा हुआ था, शहीद तो हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि न सेना में थे न ही उन्होंने देश के लिए कोई योगदान दिया है। अगर कहा जाए तो आतंकी हमले में मरे हैं, तो वहाँ जो शुभम द्विवेदी की जो मौत हुई है उसके लिए राहुल गांधी ने एक उनके नाम के साथ साथ सबको जो 26 मरे थे उनके लिए शहीद की दर्जा की मांग की है विपक्ष पार्टियों की तरफ से। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अखिलेश ने क्या कुछ कहा शहीद के लिए कि हमको शहीद का दर्जा क्यों दिया जाए, या फिर डिमांड अखिलेश की क्या है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। एक लड़की अपने देवर के साथ, लड़की क्या एक महिला है, वो अपने देवर के साथ फरार होती है सिर्फ इसलिए कि उसके पति की दाढ़ी बड़ी थी। बड़ी दाढ़ी को छोड़कर जाना, क्या दाढ़ी कटवा दिया तो वापस आ जाएगी, लेकिन हुआ ऐसा ही। सांत्वना मिली देवर के साथ, वो वापस भी आ गई। मतलब समाज को हुआ क्या है ये भी आप जरा सोचिए कि छोटी छोटी घटनाओं पे किसी और के साथ फरार हो जाना, इसको हम कहते हैं कानूनी कार्रवाई उसका सपोर्ट तो नहीं करता है, लेकिन एक सामाजिक जो है वो कितना सपोर्ट करता है, समाज पे क्या छवि पड़ रही है, समाज क्या सोचता है, इन बहुत सारी चर्चा परिचर्चा। और देखें तो उत्तराखंड जो हमारा है वो चीन के बॉर्डर को लेकर के कितना सुरक्षित है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और रही बात एटीएम की, एटीएम में अब आपको 200 से लेकर के 100 की नोट भी अब आपको मिलेगी। आरबीआई ने सख्त गाइडलाइन जारी किया है और आपको मिलना भी शुरू हो गया हो। अगर नहीं मिलता है आपको 100 की नोट तो आप डायरेक्ट शिकायत भी कर सकते हैं उस ब्रांच मैनेजर को, उसके खिलाफ कंप्लेन भी आप कर सकते हैं। रही बात इन सारी खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। हम डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि सीमा हैदर को क्यों छूट मिली, किसके कहने पे मिली। सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी, या बहानेबाजी में सीमा हैदर का काम तमाम होने वाला है। इन सारे रिपोर्टरों के विश्लेषण, इन सारी खबरों का विश्लेषण हम अपने रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। बने रहिए, एक एक खबर के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। रिपोर्ट द रिपोर्ट सुनिए और देखिए। मॉर्निंग बुलेटिन में अगर हम बात करें तो दिन भर की ऐसी खबरें थी जो हम आपको एक रिपोर्ट द रिपोर्ट जो हम आपको बता रहे हैं उसमें से
हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान का जो वीज़ा कैंसिल किया गया है वो उत्तर प्रदेश से सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो भेजे जा चुके हैं। भेजते समय जो कोई 45 साल से यहाँ रह रहा था, कोई 15 साल से रह रहा था, कोई ये बता रहा है कि हम वीज़ा अप्लाई किए हैं, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको छूट दिया जाए, अपनी अपनी समस्याओं को बता रहे हैं लोग। सुनिए, ये दर्दनाक स्टोरी भी सुनिए और लोग कैसे गले मिल के रो भी रहे हैं और कितने लोगों को जो भेजा गया तो उनका कहनाम क्या है, जिनको छूट मिली वो किसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनको छूट किस दायरे में मिली, ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपके समझ में आएगा कि पूरा मामला है क्या। Well, we're just standing at the Atari border, and we have one girl, you know, who is traveling back to Pakistan today. We'll just have a word with her. मैम, आपका नाम क्या है? आप और कहाँ भारत में कहाँ से आ रही हैं आप? मेरा नाम राजिया है, इलाहाबाद से आ रही हूँ। इलाहाबाद से आ रही हैं। तो आप कब से भारत में रह रही हैं और कितना समय हो गए आपको भारत में रह रहे हो? कहाँ आपका क्या परिवार यहाँ पर है कि पाकिस्तान में है? मेरी फैमिली पाकिस्तान में, मेरी शादी पाकिस्तान में हुई है, कराची में। अच्छा, शादी आपकी पाकिस्तान में हुई है। तो अब आप तो यहाँ पर आपका मायका है इधर? कहाँ पर मायका है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में। तो अभी आप आप ससुराल जा रही हैं पाकिस्तान, कराची में। तो इस समय आपके मन में क्या चल रहा है? आपको पता है जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, इसके बाद जो तनाव है भारत पाकिस्तान में बढ़ गया है, तो इसमें इस समय क्या आपके मन में चल रहा है? हमें ये सब नहीं पता, बस हमें जाना है। हमें ये सब नहीं पता। तो आप आज कराची कब तक पहुंच जाएंगे, अगर आप बता पाएं? अगर अंदर जाने देंगे तो पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया नाजिया हमसे बात करने के लिए। सो एज वी कैन सी दोज हु आर traveling back to Pakistan are little bit of anxious at this juncture, if we can see. And also I would request my VJ, a lot of Pakistani people have been brought here at the Atari border, and now from here on they will cross the border to Pakistan via the Atari border. And there, if I can ask my VJ, there is on the right there is an immigration officer where all these Pakistanis will be taken for their checking of their Pakistani passports, and then they will be allowed to cross through the Atari border to Pakistan. This is Aditya Vadhavan reporting for NewsX Atari border. Well, we are just standing at the Atari border, and we have a bus where the Pakistani citizens have been brought from Jammu's, been brought from Jammu's Rajouri. Like we can. Ma'am, आप कुछ बोलेंगे क्या? आप बस जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था ऐसे। मैम, पीएम मोदी पाकिस्तान को लेकर के एक एक्शन मूड में हैं और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। राजनाथ सिंह, अमित शाह पीएम मोदी के आवास पे भी गए थे। आज उसको लेकर के मंत्रालय में भी बैठकों का दौर चला है। उस मंत्रालय में बैठकों के दौर का माना ये जा रहा है कि सेना को खुली छूट मिली हुई है। लॉन्चिंग पैड धड़ाधड़ उड़ाए जा रहे हैं और रिएक्शन कोई भी हो वो प्रतिक्रिया के रूप में नज़र आ रही है। फिलहाल आप देखिए पूरी रिपोर्ट, फिर आपके समझ में आएगा कि सीमा के अगल बगल क्षेत्रों पे, एलओसी जो है उसके अगल बगल क्षेत्रों पे किस तरीके से वार हो रहा है और पंजाब के बॉर्डर में किस तरीके से सेना ड्रोन के जरिए निगरानी कर रही है। रेडिएशन जो एक तरीके से ड्रोन का जो एक सर्किल है, उस सर्किल के जरिए कहाँ तक उसकी मारक क्षमता, कहाँ तक उसका जो है कैच करने की क्षमता, गतिविधि करने की क्षमता, इस रिपोर्ट में देखिए, फिर आपके समझ में आएगा कि पूरा स्टोरी है क्या। पाकिस्तान का खेल खल्लास होने वाला है। आतंकिस्तान का गेम ओवर होने वाला है। मुनीर की सेना घुटने टेकने वाली है। शहबाज का मुल्क अब चंद घंटों का मेहमान है, क्योंकि इंडियन आर्मी को खुली छूट मिल गई है। किसी भी एक्शन की परमिशन मिल गई है, जिसका एक ही मतलब है, इंडियन आर्मी अब पाकिस्तान का, उसकी सेना का, उसके पाले आतंकियों का काल बनने वाली है। उनका सबसे बुरा सपना सच साबित होने वाली है। ये हमला किया है उन आतंकियों को
और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद से पाकिस्तान भयभीत है, डरा हुआ है, खौफजदा है। उसका ये डर, ये खौफ, ये भय लाजमी भी है, क्योंकि उसने बड़ी भूल कर दी है, बेगुनाहों का खून बहाया है, धर्म पूछकर जान ली है। लेकिन हिंदुस्तान सवाल नहीं करेगा, सिर्फ एक्शन लेगा। इसी एक्शन से सहमा पाकिस्तान आधी रात को जागकर बता रहा है हिंदुस्तान अगले 24 घंटे में क्या करने वाला है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफ़ इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। भारत के पास इतना गोला बारूद है, पाकिस्तान मिट जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान का जंगी जखीरा कम नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के बयान बहादुर कितनी ही बड़ी बड़ी हाँक लें, गीदड़ भभकी दे लें, हकीकत उन्हें भी पता है अगर आज युद्ध होता है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने कुछ घंटे या दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। भारत पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। 145 देशों की लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। 2023 में पाकिस्तान 7वें नंबर पर था, 2024 में फिसलकर 9वें नंबर पर पहुंच गया और 2025 में टॉप 10 देशों की लिस्ट से बाहर हो गया। यानी भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि पाकिस्तान 8 नंबर पीछे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 60 अलग अलग पैरामीटर्स पर देशों की ताकत को परखा जाता है। किसी देश की ताकत उसके स्कोर पर निर्भर करती है। जिस देश का स्कोर जितना ज्यादा होता है उसकी ताकत उतनी ही कम आकी जाती है। भारत का स्कोर 0.1025 है, जबकि पाकिस्तान का स्कोर 0.1695 है। मतलब साफ है, पाकिस्तान जल्द दुनिया से साफ होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तराखंड चीन का बॉर्डर पड़ता है। चीन का बॉर्डर के साथ साथ अगर कहें तो वहाँ पर भी अलर्ट जारी है, क्योंकि चीन इंटरनल सपोर्ट पाकिस्तान का कर रहा है। अगर कहीं युद्ध होता है तो चीन क्या भारत की तरफ से पाकिस्तान को एंट्री करने का मौका देगा, वो अपने क्षेत्र को किस तरीके से यूज करने देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसको लेकर के जब भारतीय सेना से कुछ देखा गया, वहाँ पे भारतीय सेना के कुछ जायजा लिया गया, वहाँ के जवानों का जायजा लिया गया, तो हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय श्रीवास्तव ने जब पूरे माहौल का जायजा लिया तो देखिए पूरे इस स्टोरी में क्या निकल के आया कि भारतीय सेना कितनी मुस्तैद है पाकिस्तान से लड़ने के लिए, या फिर कहें तो चीन के घुसपैठियों से बचने के लिए, या फिर उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। इस बार हिंदुस्तान है तैयार, अब होगा आर पार, बख्शा नहीं जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान से वार की पूरी तैयारी हो चुकी है। जिस तरह से हरकत उन्होंने की है, इस बार हिंदुस्तान उनको छोड़ने की स्थिति में नहीं है। और पूरा देश ये जानता है कि जब भी लड़ाई शुरू होगी तो ये लड़ाई 5 से 10 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। लेकिन उसके बाद भी ये जो गीदड़ भड़की दे रहा है पाकिस्तान, उससे पाकिस्तान को भी इस बार सबक सिखाने की ज़रूरत है। 1971 का वार ले, 65 का वार ले, 71 में भी जिस तरह से मैं खड़ा हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कि ऐसे टैंक हैं जिन्होंने 71 में पाकिस्तान को धूल चटाया था, या वह टैंक हैं जिन्होंने पाकिस्तान को उनकी नानी याद दिला दी थी। आज फिर वक्त आ गया है कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं, ऐसे टैंक हैं
और ऐसे लोग हैं, ऐसे जवान हैं जो पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन तब भी अगर गलतफहमी में पाकिस्तान जी रहा है तो पाकिस्तान को वह समय आ गया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये 1971 का टैंक है, जिस टैंक से विजय प्राप्त हुई थी। इस टैंक के बल पे, इस टैंक के माध्यम से हमने पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया था। आज तीसरे फाड़ की जरूरत है और तीसरा फाड़ हमको लगता है कि इस बार अगर पाकिस्तान नहीं माना तो तीसरी जो पाकिस्तान की स्थिति है वहाँ से एक पार्ट और तैयार होगा। मैं इस समय खड़ा हूँ देहरादून के शौर्य स्थल पर। शौर्य स्थल पे हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग भी हैं और ऐसे टैंक भी हैं जो 71 की वार में लड़े गए थे। ऐसे भी हथियार हैं जो कारगिल में भी उपयोग में लाए थे, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये टैंक है। टैंक पे जिस तरह से मैं आपको पूरा टैंक की स्थिति बताऊंगा कि टैंक पे ये देखिए टैंक का पूरी स्थिति देखिए। टैंक है जहां से गोला बारूद निकलता है और पाकिस्तानियों को धूल चटाता है। ये सामने है, सामने जहां से हमारे जवान खड़े होकर के पाकिस्तानियों को उनकी औकात याद दिलाते हैं। आज वो वक्त आ गया है फिर इस तरह के टैंक के माध्यम से पाकिस्तान को धूल चटाने का। यह तो वह टैंक है जो 71 के वार में पाकिस्तानियों को धूल चटाया था, लेकिन नए टैंक और भी हैं, उनके माध्यम से हम पाकिस्तानियों को धूल चटाएंगे। और पाकिस्तान जिस तरह की बातें कर रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान को देखा जा रहा है, और ये दूसरे टैंक भी हैं, आइए मैं उस टैंक को भी आपसे रूबरू कराता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि गलतफहमी में जीना लोगों की आदत होती है। जो कमज़ोर होता है वो गलतफहमी में जीता है, और उसी गलतफहमी में पाकिस्तान भी जी रहा है। और अगर जी रहा है तो उसे उसकी औकात याद दिलाने का समय आ गया। ये भी टैंक है, देखिए इस टैंक के माध्यम से ये देहरादून के शौर्य स्थल पे ये खड़े टैंक हैं, और जो हमें याद दिलाते हैं कि पाकिस्तानियों को हमने कैसे धूल चटाई थी। और आज वह समय आ गया है कि हम पाकिस्तानियों को फिर उनकी औकात बताने जा रहे हैं, धूल चटाने जा रहे हैं। और अगर पाकिस्तान समय से बातों को नहीं समझा, अब वह दिन नहीं है। मोदी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, और मोदी हैं तो मुमकिन है। और मुमकिन सबसे पहले होगा कि इस बार पाकिस्तान जिस तरह की हरकत उसने किया है, उस हरकत में उसको याद दिलाने की ज़रूरत है। मैं आपको कारगिल के भी कुछ ऐसे गन हैं, उनसे भी रूबरू कराऊंगा। ये देखिए 106 mm की RCL गन है। जब कारगिल लड़ाई हुई तो लोग सोचते थे कारगिल विजय कैसे मिलेगी, लेकिन कारगिल की विजय इस गन से मिली। ये RCL गन है जिसके माध्यम से उन्हें धूल चटाई गई। यहाँ भी है, बहुत से ऐसे हथियार हैं जो हमें ये याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से हथियार हमारे पास हैं। अगर तुलना किया जाए तो पाकिस्तान कहीं से भी 5 से 10 दिन नहीं टिक सकता, लेकिन उसके बाद भी अगर पाकिस्तान गलतफहमी में जी रहा है तो उसको आज उसकी औकात याद दिलाने का समय आ गया है। संजय श्रीवास्तव के साथ वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत, देहरादून। अभी हमने आपको रूबरू कराया है जमीन के माध्यम से, मतलब थल के माध्यम से कैसे हमने पाकिस्तान पे विजय पाई। कौन से ऐसे हमारे पास तो टैंक थे, कौन से ऐसे लोग थे। लेकिन अब हम आपको जल के माध्यम से भी दिखाएंगे। यह कराची में जब हमने, ये देखिए ये टैंक है, इस टैंक के माध्यम से कराची में हम कराची तक पहुंच गए थे। यह वह टैंक है जो हिंदुस्तान को आज भी याद दिलाता है। पाकिस्तानी जब इसको देखते हैं तो इसके देखने से ही डर जाते हैं, क्योंकि इसी टैंक के माध्यम से ये देखिए ये थल सेना की बहादुरी को याद दिलाता है। इस टैंक के माध्यम से, इस टैंक को पूरा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये देहरादून में जो यादगार के लिए चीज़ें खड़ी हैं, पाकिस्तान को पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान को पाकिस्तान की औकात याद दिलाने के लिए, हमें ये बताने के लिए, हमारे हिंदुस्तानियों को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान क्या है। भले पाकिस्तान कितनी बातें कर ले, कुछ कर ले, लेकिन ये साक्षात ये गवाह हैं, ये टैंक गवाह हैं, ये पोत गवाह हैं कि जिससे ये लगता है कि पाकिस्तान कितनी देर टिक सकता है। आप देखिए ये हिंदुस्तान की जान है, शान है, जिसने पाकिस्तान को कराची तक जाकर के ये बताया कि क्या स्थिति है पाकिस्तान की। उसके बाद भी पाकिस्तान अगर आज समझने को तैयार नहीं है तो आज फिर वक्त आ गया है कि हम जल के माध्यम से, थल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, तीनों माध्यम से पाकिस्तान को पाकिस्तान की औकात बताने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को समझना चाहिए, उसके लोग साथ नहीं हैं, उसकी अर्थव्यवस्था साथ में नहीं है, उसके पास हथियार नहीं है, उसके पास सैनिक नहीं है।
केवल बड़बोलापन है, बड़ी बड़ी बातें हैं। तो बड़ी बातों से आप सोशल मीडिया पे अपनी पहचान बता सकते हो, जंग में नहीं जीत सकते हो। जंग में जीतना है तो आपको ये चीज़ें चाहिए, बाहर खड़े तोप चाहिए, बाहर खड़े टैंक चाहिए, बाहर खड़े जो गन है वह चाहिए। और पाकिस्तान अगर समय रहते ये चीज़ें नहीं समझता तो आप ये मान के चलिए, अभी हम आपको वह भी दिखाएंगे जिस अभिनंदन का वह वीर जहाज भी दिखाएंगे जिससे उसने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया था कि हार मानने के लिए। हम वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। ये देखिए अभिनंदन ने इसी फाइटर प्लेन के माध्यम से पाकिस्तान के F-16 को हराया था, गिराया था, मार के गिरा दिया था। देखिए आज मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, यह वह फाइटर प्लेन है जिसको ले इसके माध्यम से पाकिस्तान के उस प्लेन को गिराया जा सकता है जो इससे हाईटेक था, आज की तकनीकी से भरपूर था। लेकिन हम आज भी अभिनंदन को उनकी बहादुरी को लेकर के याद करते हैं। अभिनंदन जैसा हिंदुस्तान में हर वीर है, हर जवान है, उसके पास अगर ऐसा भी फाइटर प्लेन होगा तो पाकिस्तान को जीतने नहीं देगा। पाकिस्तान को ये बात समझनी पड़ेगी। पाकिस्तान अगर नहीं समझ पा रहा है तो उसको ये समाचार इंडिया न्यूज़ का देखना पड़ेगा। इस फाइटर प्लेन से अगर हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं, गिरा सकते हैं, उसके तकनीकी युक्त उसके आधुनिक प्लेनों को हम गिरा सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। समय आ गया है आर पार की लड़ाई का, और हमें लगता है कि आज हिंदुस्तान ने अगर मन बना लिया तो पाकिस्तान के अंतिम छोर तक को नहीं छोड़ेगा। और पाकिस्तान को ये समय से अगर समझ में नहीं आया, पाकिस्तान ने अपनी गलती नहीं मानी, पाकिस्तान अपनी ये बेहुदा हरकत नहीं बंद की, तो हिंदुस्तान वह पुराना हिंदुस्तान नहीं है, घर में घुस के मारने वाला हिंदुस्तान है। इस बार पाकिस्तान नहीं बख्शा जाएगा और पाकिस्तान की ये जो बड़बोलापन है उसे शांति, उसको अपने हर चीज़ पे विराम लगाने की ज़रूरत है। इसलिए समय रहते पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, गलती को मानना चाहिए, तभी जाके वह बच पाएगा। नहीं तो ये आधुनिक, ये आज का हिंदुस्तान उसको छोड़ने वाला नहीं है। इंडिया न्यूज़ से संजय श्रीवास्तव, वीडियो कैमरामैन सुमित रावत, देहरादून। पीएम मोदी तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ जो बैठक की है, उस बैठक में जो एक तरीके का निर्णय निकला, उस निर्णय में शुरुआत क्या करनी है, अंत कहाँ करना है, किस लेवल पे कहाँ कब्जा करना है, सूत्रों के हवाले से बहुत ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो निकल के आ रही हैं। क्योंकि एक्शन का रिएक्शन जब देखने के मिलता है तो आभास लगाया जा सकता है कि सेना को किस लेवल तक का छूट दिया गया है। छूट का सेंस हम ये कह रहे हैं कि सेना को अगर कोई परेशान करेगा तो सेना को बोला गया है आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए, उसके रिएक्शन का इंतज़ार मत करिए कि दिल्ली से आपको रिएक्शन का एक इंतज़ार करना पड़ेगा और आप उसमें पता लगा गोली खा रहे हों और यहाँ से आपको इंतज़ार करने का मौका न मिले। यहाँ छूट इस लेवल की दे दी गई है कि अगर आपको कोई परेशान करे तो आप उसको जवाब उसी भाषा में दीजिए। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसमें पूरी स्टोरी समझ में आएगी कि रिएक्शन के आधार पे आपको क्या लग रहा है कि सेना किस तरीके से छूट पाई है और कैसे एक्शन मूड में है। पीएम मोदी का एक्शन, पाकिस्तान में टेंशन, इंडियन आर्मी तैयार, कांप रहा पाकिस्तान, पाक मंत्री का डर, भारत करेगा आक्रमण, आतंकिस्तान की घेराबंदी, पाकिस्तान की नींद उड़ी। पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों और पनाहगारों को कल्पना से परे सजा देने की तैयारी जारी है, लेकिन पाकिस्तान की हालत चोर की दाढ़ी में तिनकी जैसी है। पहले तो पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की शह पर चल रहे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के गुर्गे TRF ने इस कायराना हमले की जिम्मेदारी ली। फिर मोदी सरकार के एक्शन का प्लान समझते ही होश फाख्ता हो गए तो कह दिया कि हमारी साइट किसी ने हैक कर ली है। लेकिन जब पहलगाम हमले के तार सीमा पार से होने के सबूत सामने आने लगे तो पाकिस्तान सरकार की हालत भी खराब हो गई। इधर पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री, NSA और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मीटिंग की है, तो उधर पाकिस्तान की रातों की नींद ही उड़ चली है। इस मीटिंग से पाकिस्तान इस कदर कांप उठा कि उनके सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने सुबह होने तक का इंतजार भी नहीं किया, आधी रात को करीब 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमले का दावा किया है।
शहबाज शरीफ के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरान ने दावा किया कि उनके पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है। भारत अगले 24 से 36 घंटों के अंदर मिलिट्री एक्शन लेने वाला है। इस वीडियो मैसेज में उनके चेहरे की हवाइयां साफ उड़ी हुई हैं। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. Indian self-assumed hubristic role of judge, jury, and executioner in the region is reckless and vehemently rejected. Pakistan has been the victim of terrorism itself and truly understands the pain of this scourge. We have always condemned terrorism in all its forms and manifestations anywhere in the world. सूचना मंत्री तरान ने भारत पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत ने किसी निष्पक्ष जांच की बजाय सीधे सैन्य रास्ता अपनाने की तैयारी कर ली है, जो क्षेत्रीय शांति के लिए घातक साबित हो सकती है। अताउल्लाह तरार के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद से जांच की पेशकश की है। हालांकि भारत ने इसे न मानते हुए टकराव की राह चुनी है। Being a responsible state, Pakistan open-heartedly offered a credible, transparent, and independent investigation by a neutral commission of experts to ascertain the truth. Unfortunately, rather than pursuing the path of reason, India has apparently decided to tread the dangerous path of irrationality and confrontation, which will have catastrophic consequences for the complete region and beyond. डर, खौफ और तमाम आरोपों के बीच मंत्री तरार भारत को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की किसी भी आक्रामकता का निर्णायक और कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सेनाओं को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुली छूट दी है। पीएम मोदी सेना के प्रमुखों के साथ मीटिंग के बाद एक बयान में स्पष्ट किया कि हमारे सशस्त्र बल आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। इससे पहले भारत ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिससे कि पड़ोसी मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने सेना की क्षमता और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि देश को अपनी सेनाओं पर पूरा भरोसा है। बस यही वजह है कि पाकिस्तान नींद, सुख, चैन सब हराम हो गया है और उसके मंत्री आए दिन भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। मेरठ का एक मामला आया। एक पत्नी देवर के साथ फरार हो गई। फरार होने पर उसने अपने पति को एक मैसेज भेजती है कि आपकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। पत्नी महोदया इतनी दूर चली गई देवर के साथ कि कुछ दिन तक घूमी, लपर झपर की, इधर उधर मिली भी, और क्या उनको सेवा सत्कार हुआ ये आप जान सकते हैं। डांट भी पड़ी होगी या जिस उम्मीद से गई थी वो उम्मीद पूरा भी नहीं हुआ होगा। लेकिन आखिरकार कुछ घंटों में क्या ऐसा हुआ कि शौक पूरी हो गई या फिर इच्छा मर गई कि उन्हें वापस आना पड़ा, या प्रशासन ने एक तरीके से इतना कठोर कार्रवाई की कि मैडम का लोकेशन ट्रेस करके उनको पकड़ के वापस लाना पड़ा। और फिर किस तरीके से वो परिवार के साथ माफ़ी मांग रही हैं। क्या उनकी गर्मी ढीली हो गई? सुनिए प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर क्या थी पूरी कहानी। इन मौलाना साहब की दाढ़ी आप देख रहे हैं। इसी दाढ़ी की वजह से जनाब की बेगम बिना दाढ़ी वाले देवर के साथ रफू चक्कर हो गए और बेचारे मौलाना साहब देखते ही रह गए। तस्वीर यूपी के मेरठ की। अगर आप भी दाढ़ी के शौकीन हैं तो आप भी आंख खोलकर देख लीजिए और सावधान हो जाइए, क्योंकि आज मौलाना की बेगम फरार हो गई। कल को आपका भी नंबर आ सकता है, इसलिए एकदम अलर्ट हो जाइए। अगर आप भी दाढ़ी रखते हैं तो फिर आज ही जाइए और कटवा लीजिए। मौलाना साहब का नया नया निकाह हुआ था। मन में खुशी थी, उत्साह भरपूर था, लेकिन बेगम साहिबा ने मौलाना साहब के मन के अरमानों को ठंडा कर दिया।
वजह यह है कि मौलाना साहब की बड़ी बड़ी दाढ़ी। दरअसल यूपी के मेरठ में एक नई नवेली दुल्हन को अपने पति की दाढ़ी पसंद नहीं आई। लगातार पति पर दाढ़ी कटवाने का दबाव बनाया, लेकिन पति ने साफ इनकार कर दिया। इस बात को लेकर लगातार विवाद होने लगा और आखिरकार पत्नी अपने देवर के साथ फरार हो गई। परिवार की बदनामी न हो इसलिए पति ने काफी समय तक रिश्तेदारों की मदद से पत्नी और अपने भाई की खोजबीन की, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार थक हार कर मौलाना पुलिस की मदद के लिए पहुंचे और तहरीर दी। पत्नी और अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए दोनों की बरामदगी की मांग। मेरी पत्नी मेरे घर से तकरीबन 3 महीने पहले मेरे छोटे भाई के साथ फरार हो गई। वो मुझे पसंद नहीं करती थी, कहती थी कि भाई तुम्हारे दाढ़ी है, तुम मौलवी हो और मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं है। मैंने उससे पूछा कि भाई जब तुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है तो तुम मुझसे शादी क्यों की? तो वो कहने लगी कि मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कराई है, लेकिन मुझे तेरे साथ नहीं रहना, तू मुझे पसंद नहीं है। और इसी तरीके से उसने मेरे ही घर में मेरी छोटे भाई से जो संबंध बनाए और उसके साथ फरार हो गई। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ उन दोनों को तलाश किया जाए, ढूंढा जाए वो कहाँ पर हैं और उनको यहाँ बुलाया जाए, और अगर वो उसी के साथ छोटे भाई के साथ रहना चाहती है तो फिर मेरा मामला क्लियर कर किया जाए। अब उसने मुझे भी लटकाया हुआ है और मेरे भाई के साथ रह रही है खुद। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उन दोनों की, जो प्यार मोहब्बत की वो बातें कर रहे हैं वो भी है, और जो मेरी बीवी मेरे भाई से कह रही है कि भाई तू मेरे घर जाकर जो सारी बातें कर, मैंने अपने घर वालों से बात कर रखी है और घर वाले मेरे राज़ी हैं तुझसे शादी कराने के लिए, कि मेरे घर वाले का कहना सिर्फ ये है तू किसी तरह शाकिर से डिवोर्स ले ले और हम तेरी इससे शादी करा देंगे अगर तू उसके साथ है। जी हाँ, उसमें जो है मेरी हत्या की साजिश भी है, रिकॉर्डिंग में है कि वो कह रही है मेरी पत्नी मेरे भाई से कि देख इसे मैं कुछ जो है खिला पिला के इसे मार दूंगी और जब ये मर जाएगा तो तेरे घर वाले भी और मेरे घर वाले भी फिर दोनों खुशी से हमारी शादी करा देंगे, और अगर ये ऐसे नहीं मरा तो मैं किसी को जो है 1,50,000 रुपये देकर भी इसको मरवा दूंगी। अब आपने किसी अधिकारी से बात करी? कब क्या? जी मैंने कल जो है थाना गया था, मैंने अधिकारी साहब से उनसे बात की है, तो उनसे मैंने जो है गुहार लगाई है कि वो मेरी पत्नी को और मेरे भाई को ढूंढे कहाँ पर है वो और उन्हें सामने यहाँ पेश करें। तो सुना आपने मौलाना साहब का दर्द, महसूस किया आपने ये तकलीफ जो मौलाना साहब को है। बताया जा रहा है कि शाकिर का निकाह 7 महीने पहले इंचौली निवासी युवती के साथ हुआ था। निकाह तक तो दोनों खुश थे, लेकिन फिर तभी बेगम साहिबा ने मौलाना साहब से दाढ़ी कटवाने की बात कही। घर में हर रोज कलेश हो रहा था, हर रोज दाढ़ी काटने की मांग की जा रही थी, हर रोज पति पर दबाव बनाया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर बेगम का देवर के साथ इश्क भी परमान चढ़ने लगा। इस बात से मौलाना बेखबर था और यहीं से शुरू होती है गुनाह की वो काली कहानी जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि बेगम शादी के बाद ही कॉलेज जा रही थी। शादी के बाद पत्नी लगातार पति और दाढ़ी काटने के लिए उस पर दबाव बना रही। पत्नी ने मौलाना से कहा कि उसे दाढ़ी वाले लोग पसंद नहीं, परिजनों ने दबाव बनाया, शादी कराई है और रहना साथ है तो दाढ़ी हटानी पड़ी। मौलाना ने दाढ़ी कटवाने से मना कर दिया और पत्नी के परिजनों से शिकायत कर। इसके बाद कुछ समय तक तो मामला शांत रहा, लेकिन पत्नी ने कुछ समय बाद दोबारा से दाढ़ी को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। इस दौरान मौलाना की पत्नी का प्रेम प्रसंग अपने देवर के साथ शुरू हो। मौलाना साहब दाढ़ी में ही उलझे रहे, उधर दूसरी तरफ मौलाना की बेगम देवर के साथ फरार हो गई। मौलाना की पत्नी कुछ नकदी और जेवरात भी लेकर अपने साथ निकल गई। परिवार को बदनामी से बचाने के लिए मौलाना पुलिस के पास उस समय तक नहीं आया और कुछ रिश्तेदारों से पत्नी और भाई की तलाश करवा रहा था। कोई सुराग नहीं लगा तो मौलाना ने करीब 1 सप्ताह पहले पत्नी और भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस को एक तहरीर दी और बरामदगी की मांग की थी। पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबरों की लोकेशन पता करने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने छानबीन की तो पता चलता है कि महिला अपने देवर के साथ पंजाब के लुधियाना में है। इसके बाद पुलिस ने मौलाना को थाने बुलाया और लोकेशन के संबंध में जानकारी दी। बताया कि एक टीम को बरामदगी के लिए भेजा जा रहा है। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। शादी से पहले अगर किसी लड़की के परिजन उसे जान जाते हैं कि किसी युवक के साथ उसका अफेयर चल रहा है,
भले ही युवक साथ रहने की साथ कस्में खा रहा हो, उसके साथ शादी करने का प्लानिंग कर रहा हो, लेकिन जब लड़की के घर वाले जानते हैं कि ये प्लानिंग नहीं कुछ और चल रहा है, रंगरेलियां मनाई जा रही हैं, विश्वासघात किया जा रहा है उसकी लड़की के साथ, तो गुस्सा लाजमी है। लेकिन कानून को हाथ में ले करके गुस्सा लाजमी नहीं कह सकते हम, इसलिए क्योंकि सामाजिकता के साथ साथ बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कानून के दायरे में रहना पड़ता है। अगर आप क्रोधित होते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं कि आप कौन सा कदम उठा रहे हैं। हुआ वही, लड़के की हत्या होती है, लड़की पलट जाती है, फिर पुलिस हत्यारों को पकड़ती है, फिर देखिए अफसोस के अलावा उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। पूरी स्टोरी देखिए, फिर समझ में आएगा क्या था दोनों का वसूल। युवक ने मांगी मोहब्बत, मिली मौत। शादी की जिद ठानी, प्रेमी की कुर्बानी। वो चीखता रहा, वो चिल्लाता रहा, भीड़ मारती रही। लाठी डंडे, खून और फिर खुलेआम कत्लेआम। ये मौत ऐसा था कल, दो लड़के थे जी, यहाँ मेरे भाई की जहाँ शादी हुई थी लेकिन पर है, उन्होंने जो है वो मेरा भाई अंदर घास खा लिया, उनके साथ जो है मारपीट करी। क्या मामला था, क्यों आया था? जो लड़की का उछला था जी, प्रेम पर्सन, ये मामला था जी। किससे चल रहा था? ले आया जी लड़की। अच्छा, क्या मतलब तुम्हारा भाई क्या चाह रहा था? मेरा भाई तो कहने से हाजी जो चल रहा था, शादी वादी करना, जो भी चली थी बाद शादी करने में लड़की खुश थी और लड़का भी खुश था। कैसे हत्या करी? ये घर में अंदर खा लिया, पता नहीं अंदर दो लड़के थे, चार थे, कार लड़के थे, तो बताइए अब तक तो इसके जो है पल पिटता, फिर उसके बाद वो बैट मारा सिर में। देखिए, दिनांक 29 अप्रैल 2025 को थाना बिनौली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कासिमपुर में एक युवक जिसका नाम अनिल था और वो अपने भाई के ससुराल में आया हुआ था और किसी विवादवश उसके ऊपर एक लकड़ी के डंडे से हमला किया गया। सूचना मिलने पर थाना पुलिस तत्काल पहुंच के युवक को नजदीकी अस्पताल ले गई, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया।
इस युवक के भाई की तहरीर पर संगत धाराओं में थाना बिलोनी पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और नामजद अभियुक्त निखिल उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। प्रथम दृष्टया ये जो मामला है प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए जो भी मोटिव और इंटेंशन है उसको भी क्लियर किया जाएगा और अभियुक्त को सजा कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। बात करें अगर एटीएम की, तो एटीएम में अब आपको 100 रुपए की भी नोट मिलेगी, 200 की भी मिलेगी। 500 की नोट पाने के बाद आपको दुकान पर चाय के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। गुटखा पान बीड़ी खाने के लिए दुकानदार की आपको डांट नहीं सुननी पड़ेगी कि साहब जी छुट्टा लेके आइए, या सब्जी की दुकान से लेकर राशन की दुकान पे आपको ये नहीं सुनना पड़ेगा कि साहब जी छुट्टा लेके आइए। छुट्टा एटीएम आपको देगा। छुट्टा सेंस ये कि जो आपको नोट 500 की मिलती थी उसकी जगह अगर आप 500 का ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 200 की एक और 100 की एक नोट मिलेगी। और अगर 200 की नोट अवेलेबल नहीं है, 100 की नोट अवेलेबल है, तो 500 की नोट में 100 की नोट आपको मिलेगी। अगर आप 1000 का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एक 500 की, बाकी 200 और एक 100 की नोट आपको मिलेगी। देखिए आरबीआई आखिरकार इतना सख्त क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कितने लोगों के मैसेज पर हुआ और फिर उसका नतीजा क्या रहा कि अब एटीएम से भरभरा करके नोट निकलने शुरू हो गए हैं 100 और 200 के। नमस्ते, इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। आज हम बात कर रहे हैं एक आम सरोकार की, एक आम पब्लिक से जुड़ी हुई, चाहे हम हो, आप हो या फैमिली का कोई मेंबर हो। मान के चलिए कि हर किसी को एटीएम की आवश्यकता पड़ती है। एटीएम की आवश्यकता मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर आप एटीएम जाते हैं तो आपको एटीएम में जो 500 रुपए की नोट निकलती है, आरबीआई उस पर सख्त हो गया है। और आरबीआई की सख्ती का कंडीशन ये है कि आपको 500 की जगह अब 200 और 100 के भी नोट मिलेंगे। और अगर बोला जाए तो एक वाइट एटीएम जिसे हम बोलते हैं, जो गैर सरकारी एटीएम होते हैं, जो रिफ़िल करते हैं बैंकों के एटीएम को, उन एटीएम को भी सख्ती से निर्देश दिए गए हैं कि आप बैंक में एटीएम जो रखे हुए हैं उनको, प्लस बैंक के नाम पे जो बाहर एटीएम रहते हैं उनकी रैंकिंग में आप 100 के और 200 के भी नोट रखेंगे 500 के साथ। अब देखना ये है कि आरबीआई का जो एक नियम है, आरबीआई के नियम के आधार पर इसको सख्ती से लागू करने की बात हो चुकी है और लागू भी हो चुका है। अगर आप अपने नियरेस्ट एटीएम में जाएंगे तो आपको अब 100 रुपए की भी नोट मिलेगी और 200 की भी नोट मिलेगी 500 नोट के साथ। अगर आप 1000 रुपए की गणना करते हैं तो 1000 रुपए की गणना में अगर आप निकालेंगे तो 500 की एक नोट निकलेगी, 200 की एक निकलेगी और 100 की एक नोट निकलेगी। अगर सिर्फ आप 500 की नोट, 500 का आप ट्रांजैक्शन में अगर आप फिलिंग करते हैं तो आपको 100 की नोट मिलेगी। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो एक और बदलाव जो आया है वो भी एक बहुत अहम बदलाव है। अगर आपको सेम एटीएम से आप पैसा निकालते थे तो आपको ट्रांजैक्शन लिमिट जो थी, उस लिमिट पर एक्स्ट्रा चार्जेस जो लगते थे लिमिट बाउंस होने के बाद, मतलब अगर कहा जाए तो आपकी जो एक लिमिट थी, चाहे 5 की हो, चाहे 10 की हो, चाहे 3 की हो, उस लिमिट से ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको एक ट्रांजैक्शन जो अलग से देना पड़ता था वो 21 रुपये था, वो बढ़ा के 23 रुपये कर दिया गया है। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपको 3 रुपये के और बोझ आपके ऊपर पड़ने वाला है। ये आरबीआई ने जो बदलाव किए हैं वो ट्रांजैक्शन बदलाव भी इसमें शामिल है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इस बदलाव में एटीएम में अगर आप जाएंगे तो आपको जो एक नोटों की वैरायटी थी, उस नोटों की वैरायटी में आपको अब 500 ही नहीं, अब 200 और 100 की भी मिलेगी। और आपके लिए आसानी होगा क्योंकि मध्यम वर्गीय लोग जो एटीएम से पैसा निकालते थे उनके लिए 500 की जो नोट निकलती थी, उस नोट को आदमी चेंज करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इस वजह से लगातार शिकायतें मिल रही थी। इन लगातार शिकायतों का निस्तारण करने के लिए आरबीआई ने जो गाइडलाइन जारी किया है, ये सख्ती से जारी किया है और ये लागू हो चुकी है। लागू हो चुकी है मतलब ये है कि अगर आप एटीएम में जाएंगे तो आपको
अब सिर्फ 500 की नहीं 200 और 100 की भी नोट मिलेगी। रही बात इस तरीके का कोई भी अपडेट अगर बैंकिंग रिलेटेड से लेकर के होता है तो हमारी टीम समय समय पर आपको जागरूक करती रहेगी, संदेश देती रहेगी और खबरों के माध्यम से हम आप तक एक एक चीज़ें स्पष्टतः पहुंचाते रहेंगे। ये हमारी टीम का हमारी तरफ से वादा है कि हम समय समय पे आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हम अपनी पूरी टीम के साथ पूरे दिन भर की जो एक सर्कुलेट खबरें हैं, सर्कुलेट खबरें कहें तो आपके हित की जो खबरें हैं और अपडेट खबरों के साथ पूरी टीम हमारी समय समय पर आपके सामने उपस्थित होती रहेगी। हर अपडेट के साथ गारंटी हमारी है कि झूठ का पुलिंदा नहीं लेकिन सच के साथ पूरी आंकड़ों के साथ हमारी टीम अपडेट के साथ तुरंत अपडेट होती रहेगी। और इसी के साथ हमें फ़िलहाल अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।